बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 6 पे, जो कि डायरेक्ट सॉल्वर्स के बारे में है। हम जो सबसे पहला मेथड स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो है कि हमने लीनियर सिस्टम सॉल्व करना है यूजिंग द नेव गाशियन एलिमिनेशन मेथड। नेव से मुराद क्या है? ये बिल्कुल बेसिक रा शक्ल में हम यूज करेंगे। इसमें कुछ एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स भी हो सकती हैं जिसको हम पिवटिंग का नाम देते हैं, तो ये फिलहाल हम बगैर पिवटिंग के पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 06, व्हाट आर द अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर लीनियर सिस्टम्स। ये आपके सामने जो n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इसमें अगर आप नोट करें तो जो मेन डायगोनल है उससे नीचे वाली एंट्रीज, लेफ्ट साइड की एंट्रीज, मेन डायगोनल एंट्री के जो लेफ्ट साइड पे एंट्रीज हैं वो सब जीरो हैं हर रो में। इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी निशानी क्या है कि इसमें यू आई जे जीरो होगा जब भी आई की वैल्यू जे से बड़ी है, यानी रो नंबर जो है वो कॉलम नंबर से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है। इसमें इस वाली एंट्री के लिए रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 2 है, तो ये आई ग्रेटर देन जे है, तो इस वो सारे जीरो होंगे। और बाकी सारों में से कुछ जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि यू आई जे जीरो होगा, मैट्रिक्स यू की एंट्री यू आई जे जीरो होगी जब जब आई ग्रेटर देन जे होगा, यानी मेन डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज। और जो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम होगा, सॉरी ये मैंने, यस, ये मैंने बात की है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। और जो अपर ट्रायंगुलर लीनियर सिस्टम होगा उसमें ये होगा कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी शेप ऐसी होगी, यानी ए एक्स इक्वल टू बी में या यू एक्स इक्वल टू वाई, एक ही बात है। इसमें जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, यू हो या ए हो, वो बहरहाल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ नो डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। ऐसे सिस्टम में खास बात ये होती है कि अगर मेन डायगोनल पे कोई एंट्री जीरो नहीं है, यानी यू आई आई जो रो नंबर है वही कॉलम नंबर है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या होगा कि सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर एक एंट्री भी जीरो आ गई तो उसका मतलब क्या है? या तो उसका कोई एक भी सोल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफैक्ट, और ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट द डिटरमिनेंट ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज, अगर आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो कैसे आएगा? तमाम डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट ले लें तो वो उसके डिटरमिनेंट की इक्वल होगी। और अगर इसमें से एक एंट्री भी जीरो होगी तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब या तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। If there is a unique solution of an upper triangular system, then the solution can easily be obtained by so-called back substitution process. अगर ये सिस्टम अपर ट्रायंगुलर सिस्टम है तो बैक सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोसेस जरिए से वो सिस्टम इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये हम अभी आगे देखेंगे। In analogy, the said propositions also hold for a lower triangular मैट्रिक्स एल आई जे, और उसमें क्या होगा? एल आई जे एंट्री जीरो होगी जब भी आई ग्रेटर देन आई लेस देन जे होगा, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर वाली एंट्रीज सब जीरो हो जाएंगी, और जो नॉन जीरो या जो मीनिंगफुल एंट्रीज हैं वो डायगोनल एंट्रीज होंगी और उससे नीचे वाली एंट्रीज होंगी। तो इसे हम नाम देते हैं लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर हमारा लीनियर सिस्टम लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम है तो उस केस में फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन जरिए से सिस्टम सॉल्व किया जा सकता है। क्लियरली द ट्रांसपोज ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is a lower triangular matrix and vice versa. Explain the strategy of the Gaussian elimination method to solve a linear system of equations. सपोज करें कि ए एक्स इक्वल टू बी आपके पास सिस्टम है, एन क्रॉस एन इसमें ए का ऑर्डर है, एन क्रॉस वन एक्स का ऑर्डर है और एन क्रॉस वन बी का ऑर्डर, यानी कि एन इक्वेशन एन वेरिएबल्स का ये सिस्टम है। गाशियन एलिमिनेशन के जरिए से हम इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसा मुतबादिल इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम ले आएंगे जो कि अपर ट्रायंगुलर सिस्टम होगा, और वो इक्विवेलेंट होगा ए एक्स इक्वल टू बी के।
और जब वो गाशियन एलिमिनेशन मेथड से आ चुका होगा, इसको हम प्रोसेस को नाम देंगे फॉरवर्ड एलिमिनेशन का। तो अब जो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम है उसे बैक सब्स्टिट्यूशन जरिए से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस, फर्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम ax equal to b are collected in a so called augmented matrix a and b a slash b as below। यानी हम ऐसा कर लेते हैं इस काम के लिए आसानी खातिर कि a मैट्रिक्स और b वेक्टर इसकी एंट्रीज इस अंदाज में ऐसे लिख लेते हैं, इसे हम नाम देते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। इसके जरिए से हमें रो ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान हो जाएंगे। और रो ऑपरेशंस हम क्यों परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि हम ax इक्वल टू b वाले सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते करते हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। Each row of the augmented matrix necessarily represent an equation of the given linear system। अगर आप देखें तो जो इसकी हर रो है वो एक पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। इस पाइप के सिंबल से पहले जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन है, उसे कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे b1 यानी जो जो भी राइट साइड पे है वो राइट हैंड साइड कांस्टेंट को शो करता है। Then the system ux equal to y is obtained by applying a number of relevant elementary row operations on the augmented matrix. If row I is under consideration, then the diagonal coefficient aii is called the pivot element and the ith row is called the pivotal row। यानी ये अब हम रो बाय रो से कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के लिए हम रेलिवेंट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते चले जाएंगे जो जो हमें चाहिए होंगे उनमें से। और मकसद क्या है कि हम इसे एक नई शक्ल में कन्वर्ट कर दें। इट माइट बी यूजफुल टू मेक द पीवट एज वन। द पीवट ए आई आई इज यूज टू एलिमिनेट द कोफिशिएंट्स। नोट करें कि जो ये बाद वाले कोफिशिएंट्स हैं, एक कोफिशिएंट ए आई आई हो गया, इससे अगला कौन सा होगा ए आई प्लस वन आई, सॉरी नीचे वाला इससे, और ए आई प्लस टू आई उससे और नीचे वाला आ गया, और आखिर रो में क्या होगा ए एन आई। Using elementary row operations, the list of possible elementary row operations is given below। तीन तरह के operations elementary row operation कहलाते हैं। पहला है interchanges। Interchange, in fact we can say this interchange। The positions of any two rows of the augmented matrix can be interchanged। This is the same as if any two equations of the system are interchanged। यानी हमारे पास चार equations हों एक लीनियर सिस्टम में, हम उनकी दो रोज आपस में उनकी तरतीब बदल दें, पहले को ले जाएं तीसरे नंबर पे फॉर एग्जांपल और तीसरे को ले जाएं पहले नंबर पे, तो हमारे सिस्टम में एज सच कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई। पहले वाला सिस्टम भी वही है, नया वाला सिस्टम भी वही है, जो पहले का सोल्यूशन है वही नए वाले का सोल्यूशन है। ये ऐसा ही जैसे हमने इक्वेशंस इंटरचेंज कर दी हैं, तो ये काम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी हो सकता है कि हम मैं तीसरी रो को उठा के हम इसे फर्स्ट से रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें दोनों को आपस में। ऐसे कोई भी दो रोज आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं। दूसरा है स्केलिंग। A row can be multiplied by any non-zero constant। This is the same as if both sides of an equation are multiplied by a constant। हम जानते हैं हमारे पास अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेम कांस्टेंट से, इंटरेस्टिंगली पॉजिटिव कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहां भी हम ये काम कर सकते हैं कि इस पूरी रो को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। ये राइट साइड इक्वेशन की, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट राइट को दोनों को हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें नॉन जीरो क्वांटिटी से, तो कोई जो इक्वेशन है वो नई आने वाली इक्वेशन भी इक्विवेलेंट ही होगी, नई आने वाली रो भी इक्विवेलेंट ही होगी। रिप्लेसमेंट। अ रो कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सम डिफरेंस ऑफ दैट रो एंड अ non-zero multiple of any other row to eliminate an element below the pivot। मकसद क्या है कि जब हम इस सिस्टम को कन्वर्ट कर चुके होंगे लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इसका मतलब क्या है कोई भी डायगोनल एंट्री है, फॉर एग्जांपल ये A22 ले लें, इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ जीरो रह जाएं, तो हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं। तो इंटरचेंज भी पॉसिबल है, स्केलिंग भी पॉसिबल है। एक और तीसरा काम है वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट ये होती है कि हम इस रो में ऐड कर दें या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें किसी दूसरी रो का मल्टीपल। ये काम आप अर्ली क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। जब भी आप दो, लेट्स सपोज आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल का सिस्टम मौजूद है, आप कहते हैं कि फलानी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और पहली इक्वेशन में ऐड कर दिया या पहली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो कुछ कोफिशिएंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं।
तो बेसिकली आप वो रिप्लेसमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो क्या है कि a row can be replaced by some or difference of that row and a non-zero multiple of any other row to eliminate an element below the pivot। यानी हम उस रो में ऐड कर देंगे कोई दूसरी रो, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से कोई दूसरी रो, लेकिन उस दूसरी रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी पहले कर सकते हैं, चाहे 1 से कर दें चाहे किसी और चीज से कर दें। अगर ऐड एज इट इज ऐड कर दें तो वो 1 का मल्टीपल हो गया। This is the same as if two rows are used to eliminate are used for the elimination of a variable. Thus, the elimination of coefficient a r I using the pivot a I can be performed as। अब ये जो बात लिखकर बोली गई है इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, और किस काम के लिए? हमने पिवट के नीचे वाला एलिमेंट जीरो करना है। कैसे करेंगे? सपोज करें कि रो नंबर आर हम डील कर रहे हैं, रो नंबर आर में से माइनस कर दें कोई दूसरी रो चूज करें, रो आई कोई भी आप चूज करना चाहें, और आप कौन से चूज करेंगे? डेफिनेटली आप जो है वो i+1 i+2 यानी कि जो कोई भी, अगर हम ith रो के ऊपर हैं तो उसके बाद वही रो की हम बात करेंगे। रो आर माइनस एम आर आई मल्टीप्लाइड बाय रो आई, यानी रो आर में से निकालने जा रहे हैं रो आई। आई रो कौन सी? हमारी पिवटल रो है फॉर एग्जांपल, उसको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो चुका है। उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एम आर आई के साथ। अब ये एम आर आई क्या चीज है? ये ए आर आई डिवाइडेड बाई ए आई आई है, ताकि कोफिशिएंट हम बैलेंस कर सकें। तो कोफिशिएंट की बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसमें जैसे मैं 2 की मिसाल दी है, ए टू टू 1 हो चुका है, अब इसके नीचे वाली एंट्री 0 करनी है। तो इनमें से बारी बारी हर रो पे जाएंगे, पहले i+1 पे जाएंगे, फिर i+2 वाली रो पे जाएंगे, फिर i+3 वाली भी रो पे जाएंगे, सबसे आखिर में i=n वाली रो पे जाएंगे। करें क्या? उस रो में से माइनस कर देंगे ये पिवटल रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ताकि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये यहाँ पे 0 ले आए। तो ये वाला काम हम करेंगे जी। यानी ये काम स्टूडेंट्स अमूमन बहुत जल्दी करना सीख जाते हैं, लेकिन उसको स्टूडेंट्स के लिए यूं उसे एक्सप्रेस करना, लिखना कि किया क्या, वो बताना मुश्किल होता है। तो लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि आप रेलिवेंट टॉपिक्स की जो वोकेबलरी है, टर्मिनोलॉजी, वो भी साथ लेके चलें। अब आ गई है प्रॉब्लम 1 आ गया इसका जी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड विद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें सिस्टम गिवन है, हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि हमने इस तरह से टेबल बनाकर इसका एक कॉलम के अंदर x1 x2 x3 के फर्दर 3 कॉलम्स बनाकर कोफिशिएंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गई है। 2.35 माइनस 0.94 2.70। तो रेलिवेंट हमने एक लिहाज से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख लिया यहाँ पे। इक्वेशन लेबल लिख लेते हैं, पहले को E1 कह लें, तो नेक्स्ट को E2, नेक्स्ट को E3 नाम दे दिया। अब करने के जा रहे हैं हमने 1.7 वाला कोफिशिएंट, यानी ये पहले इसको, फिर 1.6 को, और फिर 1.5 को हमने 1 बनाना होता है जब 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 उस रो पे जाएंगे। अभी हम हैं पहली रो के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? E1 में से E1 को डिवाइड कर दे 1.7 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2.3 को डिवाइड किया 1.7 से, तो ये आंसर आ गया। और हमने -1.5 को 1.7 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही काम करना है, 2.35 को डिवाइड कर दिया 1.7 से, तो ये नई वैल्यू आ गई। अब काम क्या हो चुका है? अब ये 1 आ चुका है। पहली इक्वेशन में 1.7 जब 1 आ चुका है, बाकी एंट्रीज कोफिशिएंट्स भी अपडेट हो चुके हैं। अब जो नई इक्वेशन आई है हम इसे नाम देते हैं E1 प्राइम, नाम दे दीजिए इसे। अच्छा, अब हमने इस सेकंड इक्वेशन ये वाली जिसमें 1.1 कोफिशिएंट है, 1.6 है नेक्स्ट, और फिर ये -1.9, हमने इसमें जो पिवट एलिमेंट 1 बनाया है इसके नीचे हमने सारे जीरोस करने हैं। यानी इस वक्त हम दूसरी इक्वेशन पे हैं, तो इस 1.1 को हमने 0 करना है। तो 1.1 को 0 करने के लिए हम रिप्लेसमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो क्या है? इसी दूसरी इक्वेशन में से जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी में से माइनस कर दें, पहली रो को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें और 1.7 से डिवाइड कर दें। या दूसरे लफ्जों में, अभी चूंकि ये पहले E1 प्राइम नहीं आ चुकी है, तो E1 प्राइम को मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से। इसका कोफिशिएंट है 1.1, ऊपर वाले कोफिशिएंट हो चुका है 1।
तो अगर हम ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दे 1.1 से तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। डिफरेंस लेने से E2 में से वो वाली इक्वेशन निकाल देते हैं इस तरह से, तो ये जीरो आ जाएगा। बाकी एंट्रीज वैसे अपडेट हो जाएगी, नई इक्वेशन को E2 प्राइम कह दें। अच्छा, अब E3 कौन सी इक्वेशन है? ये तीसरे वाली है। अब हमने 2.7 को जीरो करना है। पहली इक्वेशन नई बन के आ चुकी है, उसमें 1 मौजूद है। अगर हम इस पहली इक्वेशन को पीवीटी इक्वेशन को 2.7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ नीचे कोफिशिएंट 2.7 है, ऊपर वाला भी 2.7 हो जाएगा। तो अब हम E1 प्राइम को मल्टीप्लाई किया 2.7 के साथ वक्ती तौर पे, और उसमें से E3 इक्वेशन में से इसको निकाल दिया, तो ये 2.7 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जीरो आ जाएगा। बाकी एंट्रीज भी वैसे अपडेट हो जाएंगी। अब आप नोट करें, एक इक्वेशन हमारी सेट हो चुकी है और उसके नीचे कॉलम में सब जीरो आ चुका है पिवटल एलिमेंट में। अब हमने इस पोर्शन को, यानी कि ये 1 2 3 4, ये जो नेक्स्ट लिखा गया है, इनको हमने अब ये जो यहां लिखे हैं कोफिशिएंट, अब हमने इनको सेट करना है। इनको सेट करना है अब हमने। उसमें करना क्या है, जो ऊपर पहले लिखा हुआ है 0.11118, इसको हमने 1 बनाना है। जब इसे 1 बना लेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसके नीचे 0 बनाना है, तो जो नई इक्वेशन है ये वाली -5.8 वाली, इसमें से माइनस कर दें इस ऊपर वाली 1 वाली इक्वेशन को, पहले मल्टीप्लाई कर दें -5.8 से। तो हमने क्या किया, E2 डबल प्राइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5.85 सीक्वेंस इक्वेशन है ये। E2 डबल प्राइम हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने 5.8 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया, ये माइनस वैसे कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो आ गया, बाकी एंट्रीज वैसे अपडेट हो गई। ये प्रोसेस हम आगे बढ़ाते जाएंगे और फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है, ये 1 वाली इक्वेशन, ये 1 वाली दूसरी इक्वेशन और ये 1 वाली तीसरी इक्वेशन, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी है। तो हमने अपने ओरिजिनल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब हम परफॉर्म करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन स्टेप। एक स्टेप मुकम्मल हो गया, उसका नाम क्या था, फॉरवर्ड एलिमिनेशन स्टेप ऑफ द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब हम जाते हैं सिस्टम सॉल्व करने के लिए बैक सब्स्टिट्यूशन स्टेप के ऊपर। x3 किसके इक्वल है, 2.9 वाजे नजर आ रहा है। ये जाके ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, वो क्या इक्वेशन है, मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इस चीज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, 0x1 प्लस x2 माइनस दिस क्वांटिटी x3 इक्वल टू -22.089। अब इसमें x3 पुट कर देते हैं 2.901, तो ये सिंप्लीफाई किया तो x2 की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब पहली क्वेश्चन पे आ जाए, कैसे बनेगी, x1 प्लस 1.3529 x2 माइनस 0.8824 x3 इक्वल टू 1.3824, ये क्वेश्चन आ चुकी है। इससे पहले हमने x2 x3 की वैल्यूज मालूम कर ली, यहाँ से पुट कर देते हैं, रीअरेंज करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यूं हमने अपने गिवन सिस्टम का जो सोल्यूशन वेक्टर है वो फाइंड आउट कर लिया है, वो इसके इक्वल है। तो इस तरह से आगे मजीद एग्जांपल्स हैं, सॉल्व भी हैं कुछ, तो इन्हें आप देखें और परफॉर्म करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इसी गाशी जो हमने पढ़ा है नेव गाशियन एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम पीविटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और पीविटिंग परफॉर्म करने के जरिए से हम अपना मेथड जो है वो कैसे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। बेहतर किस सेंस में कि ज्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशन इसमें आ जाए, और जो पिटफॉल्स हैं, को डिफिकल्टीज हैं, वो हम कैसे इसमें से रिमूव कर सकें। इसके साथ कुछ पिटफॉल्स भी इन्वॉल्व हैं, पिटफॉल को कैसे कवर कर सकें और ओवरऑल एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर सकें, राउंड ऑफ एरर का चांस कैसे कम से कम कर सकें, उसके लिए कुछ पिवटिंग स्ट्रेटजीज हैं। जैसे कि बात हो चुकी थी प्रीवियस लेक्चर में, 3 तरह की स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली है पार्शियल पिवटिंग, फिर है कंप्लीट पिवटिंग, और दरम्यान में एक स्केल्ड पार्शियल पिवटिंग भी है। इसमें सबसे आसान जो है वो पार्शियल पिवटिंग है, और पार्शियल पिवटिंग से ही हमें अच्छा खासा गेन मिल जाता है, और उस गेन में थोड़ा सा इजाफा करना हो तो स्केल पिवटिंग भी काम आ सकती है, और या कंप्लीट पिवटिंग भी काम आ सकती है। लेकिन स्केल पिवटिंग के लिए और कंप्लीट पिवटिंग के लिए फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फायदा निस्बतन थोड़ा सा मिलेगा, तो लिहाजा पार्शियल पिवटिंग अमूमन परफॉर्म कर ली जाती है। थैंक यू वेरी मच।